नमस्कार दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में आपको ये समझाऊंगा कि आखिर कांग्रेस की क्या गलतियां रही जिसके कारण इनका ये हाल होता जा रहा है। कांग्रेस की क्या देन रही जिसके कारण भारत एक महासत्ता नहीं बन सका। तो इसके लिए यह वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कांग्रेस ने भारत को क्या दिया। दोस्तों, वैसे तो कांग्रेस ने अपने शासनकाल में भारत को बहुत कुछ दिया है। इसकी अगर सूची बनाने लगे तो शायद समय कम पड़ जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो कांग्रेस ने भारत को विरासत में दी थी वो थी कश्मीर की समस्या। भारत को कश्मीर की समस्या पंडित जवाहरलाल नेहरू की ही देन है। उन्होंने कश्मीर को एक ऐसे जाल में उलझा दिया जिसमें कश्मीर के साथ साथ पूरा देश भी 75 सालों से उलझा रहा है। दरअसल आज जो कश्मीर की समस्या है वो सिर्फ कांग्रेस की ही देन है। भारत के विभाजन के समय इसका हल निकाल पाने में जवाहरलाल नेहरू की असफलता देश को भारी पड़ रही है और उसकी कीमत अभी देश चुका भी रहा है। तब न तो दिल्ली में नेहरू सरकार और न ही श्रीनगर में शेख अब्दुल्ला सरकार कभी इस बात को मान सकी कि जम्मू कश्मीर का भारत में पूरी तरह एकीकरण करने की जरूरत है। इस मामले में नेहरू में न तो साहस था और न ही दूरदर्शिता थी। अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान है जिसे अब तक क्यों कायम रखा गया था, यह भी एक सवाल है। 1971 में भारत ने कश्मीर मुद्दे को हल करने का मौका गवा दिया था। 1990 में हिंदुओं के नरसंहार के बाद की चुप्पी ने तो कट्टरपंथियों के हौसलों को नया उत्साह से भर दिया था। भले ही कांग्रेस और इसके साथी दलों के नेता धर्मनिरपेक्षता का राग अलापते रहे, लेकिन कश्मीर में इन्हीं के शासनकाल में धर्मनिरपेक्षता की बलि चढ़ाई जा चुकी थी। दरअसल बढ़ते कट्टरपंथ की वजह से ही 1990 में कश्मीर में हजारों कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतार दिया गया था और हिंदू औरतों के साथ बलात्कार किया गया था। धर्मनिरपेक्ष भारत के एक हिस्से में धर्म को लेकर ही अधर्म का नंगा नाच हो रहा था, लेकिन कांग्रेस की सरकार तब तमाशा देख रही थी। कश्मीर अगर आज सुलग रहा है तो कांग्रेस की अदूरदर्शिता और नाकाम नेतृत्व ही इसका मुख्य कारण है। कश्मीर मुद्दे पर कांग्रेस की भूल की फहरिस्त लंबी है। कश्मीर में जब भारतीय फौज कबायली हमलावरों को खदेड़ रहे थे तो नेहरू ने संघर्ष विराम की घोषणा कर दी। यह फैसला अचानक क्यों किया गया, इसका तो पुख्ता प्रमाण अब तक उपलब्ध नहीं है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा न किया गया होता तो आज कश्मीर का मुद्दा ही नहीं होता। जानकारों के अनुसार नेहरू ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि की चिंता की, जिसके कारण यह फैसला लिया गया था। 1947 के 21 और 22 अक्टूबर को जब पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से 5000 पठान आदिवासियों ने कश्मीर के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया तो महाराजा हरी सिंह ने IQA यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर साइन कर दिया था। इसके बाद इंडियन आर्मी बड़े ऑपरेशन के लिए तैयार थी और बारामूला के हिस्सों को वापस भी ले लिया था। इससे श्रीनगर सुरक्षित हो गया, लेकिन इससे आगे बढ़ने के लिए नेहरू जी के आदेश चाहिए थे जो उन्होंने नहीं दिए। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के दस्तखत वाला इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन यानी कि विलय पत्र स्वीकार करने के साथ ही जनमत संग्रह के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र में भेज दिया गया। दरअसल यह शेख अब्दुल्ला से नेहरू की दोस्ती के कारण ही उन्होंने अपनी सेना को आदेश नहीं दिया था। जब जम्मू कश्मीर में शेख अब्दुल्ला का प्रभाव था तो वह पाकिस्तान की मदद को खड़ा हो गया था। इसी कारण नेहरू के कार्यकाल में ही 1953 में शेख अब्दुल्ला को पाकिस्तान की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार भी करना पड़ा था, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और नेहरू की गलती के कारण कश्मीर का मुद्दा उलझ गया था। बाद में धारा 370 को स्वीकार तो कर लिया गया, लेकिन जम्मू और लद्दाख में हिंदू आबादी ज्यादा थी। जम्मू में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS और प्रजा परिषद ने 370 का विरोध शुरू किया। बाद में पंडित नेहरू की कैबिनेट छोड़कर 1951 में जनसंघ की स्थापना करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने धारा 370 के विरोध की मुहिम को और तेज कर दिया था। सरदार पटेल ने भी इस मसले को गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में लाकर सुलझाने की योजना बनाई थी, लेकिन बाद में नेहरू के दखल के चलते मामला एक बार फिर लटक गया था। यह मामला तब सुलझा जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और बहुत ही बहादुरी से धारा 370 को हटा दिया गया। आज कश्मीर में फिर से शांति बहाल हो रही है।
दूसरी जो कांग्रेस की देन है वो है परिवारवाद। भारतीय राजनीति में परिवारवाद गांधी नेहरू परिवार की ही देन है। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने अपने परिवार को राजनीति में स्थापित करने की कोशिश ना की होती तो आज भारतीय राजनीति में परिवारवाद का बोलबाला नहीं होता। कांग्रेस से शुरू हुआ यह परिवारवाद आज दूसरी राजनीतिक पार्टियों में इतने अंदर तक घर कर चुका है कि हर पार्टी किसी ना किसी परिवार की प्राइवेट प्रॉपर्टी लगने लगी है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इससे बची हुई थी, लेकिन अब यह भी परिवारवाद की राह पर चल चुकी है और यह समस्या दिनों दिन और गहरी होती जा रही है, क्योंकि कुछ नेताओं की तीसरी पीढ़ी तक अब राजनीति में आ चुकी है। वैसे राहुल गांधी और वरुण गांधी गांधी नेहरू परिवार की पांचवी पीढ़ी से है, तो गांधी नेहरू परिवार को भारतीय राजनीति में परिवारवाद का आधार स्तंभ माना जा सकता है। तीसरी जो देन है कांग्रेस ने भारत को दिया है वो है भ्रष्टाचार। भारतीय राजनीति में आजादी के बाद से गांधी नेहरू परिवार का वर्चस्व रहा है और ज्यादातर समय इसी परिवार के लोगों ने देश पर शासन किया है। मैं यह नहीं कह सकता कि गांधी नेहरू परिवार का कोई व्यक्ति भ्रष्ट था, परंतु इनकी नाक के नीचे देश में भ्रष्टाचार अपनी जड़ें जमाता रहा और उन्होंने अपने चहेते राजनेताओं को बढ़ावा देने की वजह से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए कोई काम नहीं किया। इसलिए एक बार राजीव गांधी को भी मजबूरी में कहना पड़ा था कि केंद्र से जब 1 रुपया चलता है तो गांव तक पहुंचते पहुंचते 10 पैसे ही बचते हैं। कुछ ऐसे घोटालों के बारे में हम आपको बता रहे हैं जिसमें कांग्रेस के नेताओं का सीधा इन्वॉल्वमेंट है। 2013 में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल पर इटालवी चॉपर कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से कमीशन लेने का आरोप लगा था। घोटाला नंबर 1, अगस्ता वेस्टलैंड से भारत को 36 अरब रुपये के सौदे के तहत 12 हेलीकॉप्टर खरीदने थे। इटालवी कोर्ट में रखे गए 15 मार्च 2008 के एक नोट में इशारा किया गया था कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इस वीआईपी चॉपर खरीद के पीछे अहम भूमिका निभा रही थी। घोटाला नंबर 2, 2012 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी और उनके दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ से 65 करोड़ का ब्याज मुक्त लेने का आरोप लगा था। ये आरोप भी लगे कि इस बिना ब्याज के पैसे की अदायगी के पीछे कंपनी को राजनीतिक फायदा पहुंचाना मकसद था। यह भी कहा गया था कि इस दौरान केंद्र में कांग्रेस सरकार के रहते रॉबर्ट वाड्रा ने देश में कई हिस्सों में बेहद कम कीमतों पर जमीनें खरीदी थी। घोटाला नंबर 3, कांग्रेस के पैसे से एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड नाम की कंपनी 1938 में बनी और 3 अखबार चलाती थी, नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज। 1 अप्रैल 2008 को ये अखबार बंद हो गए और मार्च 2011 में सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी ने यंग इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी खोली, जिसमें दोनों की 38% हिस्सेदारी थी। कंपनी को खड़ा करने का मकसद एजेएल पर मौजूद 90.21 करोड़ रुपए की देनदारियां उतारना था। पार्टी ने हेराल्ड हाउस में 1 करोड़ रुपया और लगाया जो कभी एजेएल के पास होता था। इस मामले में सोनिया और राहुल के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी अदालत गए और संपत्ति के बेजा इस्तेमाल का केस दर्ज कराया। इस घोटाले ने 1980 और 1990 के दशक में गांधी परिवार और खासकर तब प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी की छवि को गहरा धक्का पहुंचाया था। आरोप थे कि स्वीडन की तोप बनाने वाली कंपनी बोफोर्स ने कमीशन के बतौर 64 करोड़ रुपए राजीव गांधी समेत कई कांग्रेसी नेताओं को दिए थे ताकि वो भारतीय सेना को अपनी 155 mm होवित्जर तोपें बेच सके। बाद में सोनिया गांधी पर भी बोफोर्स तोप सौदे के मामले में आरोप लगे, जब सौदे में बिचौलिया बने इटालवी कारोबारी और गांधी परिवार के करीबी ओतावियो क्वात्रो की अर्जेंटीना चले गए थे। घोटाला नंबर 4, कार कंपनी मारुति की स्थापना से भी पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नाम मारुति घोटाले में आया था, जब उनके बेटे संजय गांधी को यात्री कार बनाने का लाइसेंस मिला था। 1973 में सोनिया गांधी को मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का एमडी बनाया गया। हालांकि सोनिया के पास इसके लिए जरूरी तकनीकी योग्यता नहीं थी। कंपनी को इंदिरा सरकार की ओर से टैक्स फंड और जमीन को लेकर कई छूटें मिली थी, मगर कंपनी बाजार में उतारने लायक एक भी कार नहीं बना सकी और 1977 में बंद कर दी गई। चौथी जो कांग्रेस की देन थी वो है इंस्पेक्टर राज और धीमी विकास दर।
भारतीय अर्थव्यवस्था की धीमी चाल के लिए इंस्पेक्टर राज को जवाबदार माना जा सकता है। जब पीवी नरसिम्हा राव ने आर्थिक सुधारों को शुरुआत की और इंस्पेक्टर राज को खत्म किया, तब भारत में आर्थिक विकास प्रारंभ किया। इसके पहले गांधी नेहरू परिवार के शासनकाल में भारत में आर्थिक विकास करना शुरू नहीं किया, क्योंकि इन नेताओं को यह डर हमेशा लगा रहता था कि देश में विदेशी निवेश और विदेशी तकनीकी एवं कंपनियों को आमंत्रित किया तो कहीं ऐसा ना हो यह कंपनियां अपने फायदे के लिए गांधी नेहरू परिवार को सत्ता से अपदस्थ कर दे। भारत में आर्थिक विकास बहुत देर बाद शुरू हुआ, जबकि चीन हमसे 20 साल पहले ही उदारीकरण को अपना चुका था और तेज आर्थिक विकास दर प्राप्त कर ली। इसीलिए वह आज विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहा है और भारत चीन से पीछे है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर धब्बे समान आपातकाल भी कांग्रेस की देन है। भारतीय स्वतंत्रता के बाद अगर कभी भारत ने परतंत्रता को देखा तो वह साल था सन 1975 और भारत में फिर से एक बार गुलाबी को देखा। इसके लिए गांधी नेहरू परिवार जिम्मेदार था। स्पष्ट तौर पर कहे तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी इसके लिए जिम्मेदार थी। उन्होंने भारत देश को लगभग 2.5 सालों के लिए आपातकाल के अंधेरे में डाल दिया था। पांचवी जो कांग्रेस की मुख्य देन थी वो थी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति। दोस्तों, आज हो रहे चुनाव में आप देखते होंगे कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कुछ अंश आपको दिखाई देंगे। इसकी शुरुआत भी कांग्रेस ने ही करी थी। भारतीय राजनीति तुष्टीकरण, लालच एवं छल की राजनीति का उदय गांधी नेहरू परिवार की ही देन है। 1987 में शाहबानो प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए संसद में कानून लाने का काम राजीव गांधी सरकार ने किया, जिससे देश में अल्पसंख्यक तुष्टीकरण को बढ़ावा मिला और इसी तुष्टीकरण की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप देश में संप्रदायवाद की राजनीति की शुरुआत हुई। इनमें बाद में बाबरी विध्वंस, हिंदू मुस्लिम दंगे और गोधरा जैसे षड्यंत्र आदि को जन्म दिया। इसी अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति ने देश में आतंकवादी गतिविधियों को फलने फूलने का मौका दिया। हालांकि ये तो हमने कुछ मुख्य मुद्दों पर बात की जो कांग्रेस ने हमें इतने सालों में दी है, जिससे देश आज भी महासत्ता नहीं बन पाया है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी देन है जिस पर भी प्रकाश डालना जरूरी है, जैसे कि नंबर 1, इस्लामिक ताकतों से डरकर भारत का बंटवारा। नंबर 2, तत्कालीन नेपाली राजा की गुजारिश के बावजूद नेपाल को भारत में विलय की मंजूरी न देना। नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता को ठुकराना। नंबर 4, चीन की आदतों को जानते हुए भी उससे दोस्ती का प्रयास करना, जिसके कारण युद्ध का आगाज हुआ और तिब्बत में हमारे हाथ से निकल गया था। नंबर 5, पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता। नंबर 6, पाकिस्तान के साथ हमेशा ढुलमुल रवैया। नंबर 7, आपातकाल। नंबर 8, मिजोरम में अपने ही देश के नागरिकों पर हवाई हमला करना। नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का ठीक ठाक निर्धारण न होना। नंबर 10, राज्यों का बंटवारा तो किया लेकिन उनको अलग अलग राजधानी आज तक नहीं मिल पाई, जैसे कि हरियाणा पंजाब और आंध्रा तेलंगाना। नंबर 11, सन 1972 के पाकिस्तान युद्ध में लाखों युद्ध बंदियों के बावजूद अपनी शर्तों को पाकिस्तान पर न थोपना। ये कुछ उदाहरण है जो भी कांग्रेस की ही भारत को देन है, जिनसे कांग्रेस की कार्यशैली का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो चलिए, इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और ऐसे ही वीडियोस की जानकारी के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल नो विद निशित, एम्पावरिंग माइंड्स अनविलिंग ट्रूथ्स। नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती।